वीरेंद्र भट्ट जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे जी, शो में। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, पिछले दिनों अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी जिस तरीके से देश विरोधी, मोदी विरोधी बयान सामने उनके आए हैं, उनको हम हल्के से नहीं ले सकते। और सिखों के लिए जो बयान आया बिल्कुल एकदम झूठ। आपको नहीं लगता कि ये जो इनके बयान हैं, ये हरियाणा के चुनाव से रिलेट होते हैं? देखिए ये 11वां साल है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जी, और उनका ये तीसरा टर्म है। और नरेंद्र मोदी को देश ने पहली बार जाना 7 अक्टूबर 2001 को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जी, वो 2002 में चुनाव जीते विधानसभा का, 2007 में जीते, 2012 में जीते। और 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर कहा था। तो अगर हम तो अगर 2007 को माने अपना रेफरेंस पॉइंट, 2001 से ही कांग्रेस का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह का अभियान चल रहा है। नरेंद्र मोदी 10 साल प्राइम चीफ मिनिस्टर, 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन कांग्रेस के अभियान के चलते नरेंद्र मोदी को यूएसए की यात्रा का वीजा इंडियन एम्बेसी, जो इंडिया में यूएसए की एम्बेसी ने नहीं दिया। और वही नरेंद्र मोदी, और ये भी आपको मालूम है किस तरीके से गुजरात के दंगों में, इशरत जहां एनकाउंटर केस में अमित शाह को, जो आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी को किस तरीके से इम्प्लीकेट करने का प्रयास किया गया, एसआईटी बनाई गई। वो अहमदाबाद में जाकर के दिन में 10-10 घंटे मुख्यमंत्री को इंटरोगेट करती थी। और मुख्यमंत्री ऐसी और उन्होंने कभी उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया इस दौर में। और वही कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाती है और किस तरीके से हर संभव तरीके से नरेंद्र मोदी को ऐसे मुख्यमंत्री फर्जी मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया। वो अलग बात है कि आज कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं और एजेंसीज को हमारे पीछे लगा दिया है। तो ये तो हुआ एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब राहुल गांधी जो जो जा रहे हैं, वो पहली बार नहीं गए हैं। वो लंदन भी गए हैं, वो अमेरिका के कई शहरों में गए हैं। और अब तक जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का तर्क ये होता था कि नरेंद्र मोदी ने भी तो ये कहा था अमेरिका में, ये कहा था दुबई में, ये कहा था फ्रांस में, ये कहा था लंदन में। और प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है कांग्रेस की सरकारों की आलोचना विदेशी भूमि पे की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कभी सनातन धर्म को, हिंदू को, सिख धर्म को, किसी भी धर्म को, भारत की प्राचीन परंपराओं को कभी भी उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। भारत के किसी परंपरा का मखौल नहीं उड़ाया। और न ही कभी उन्होंने विदेशी की धरती पर मीडिया से कभी दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जाके भारतीय पत्रकारों को पीटती है। रोहित शर्मा के साथ जो हुआ इंडिया टुडे के रिपोर्टर के संग, जी, वो जी। अब सबको पता है। उसको जो है उसको होटल के कमरे में बंद कर दिया गया, उसको घेरा गया, उसका फोन छीन लिया गया, डाटा सब डिलीट कर दिया गया। और उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने पूछा कि क्या राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार का मामला उठाएगी। तो अब आते हैं राहुल गांधी की यात्रा पर। अब हमें ये बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि अब जो है, जो भारत आज की तारीख में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज $5.6 ट्रिलियन है, यानी हमारे जीडीपी का 140% हो गया है। तो इंडिया अब साल भर की देर है, इंडिया विल बी द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट 5 years वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका, या जिसको साफ साफ कहें ग्लोबल डीप स्टेट, इंडिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। अमेरिका और अमेरिकन ये साफ कहते हैं कि चाइना हमारी वर्तमान समस्या है, भारत हमारी भविष्य की समस्या है। और और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, जिस दृढ़ता के साथ और जिस हिम्मत के साथ एक बहुत ही स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ, वो ऑयल का मामला हो, आर्म्स का मामला हो, या मेडिसिन की, या फार्मास्यूटिकल। दुनिया में 3 लॉबी राज करती है, ऑयल, आर्म्स एंड मेडिसिन। तीनों का नरेंद्र मोदी ने मुकाबला किया है। और अमेरिका लगातार किसी ना किसी माध्यम से, जिसको कहते हैं वेस्ट ग्लोबल डीप स्टेट,
वो लगातार भारत में कोई ना कोई मामले पे अस्थिरता, तनाव, अराजकता, हिंसा, सामाजिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है। 2020 में हमने जो इसका पहला उदाहरण हमने देखा कि दिसंबर 19 में जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में दंगा किया गया, और मुझे तारीख याद है, दिसंबर 19, 2019। किस तरीके से शाहीन बाग में पूरे 2 महीने से ज्यादा तक जिहाद किया गया, 3 महीने, और किस तरीके से फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में थे, तो किस तरीके से दंगा कराया गया, खासकर दिल्ली के जाफराबाद के इलाके में, और उसमें कई जाने भी गई। तो ये सब जो है कोई स्वतःस्फूर्त आंदोलन नहीं था, ये सब जो है बाकायदा ये पूरा विदेश से प्रायोजित है, विदेश से पैसा आ रहा है। और उसी के बाद 2020 में सितंबर या नवंबर में पंजाब के किसान हरियाणा आ गए और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बैठ गए, और वो पूरे जो है नवंबर 21 तक बैठे रहे। जब सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तब वो चले गए, और उसके बाद मामला शांत हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून के 2024 के लोकसभा चुनाव में ये खुल के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी आया है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव में दखल दे रहा है, और ये घोषित था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है, न रोक सके तो उसे कमजोर करना है। कमजोर करने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी गई, फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब जो है संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा उसी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उसी दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है आरबीआई के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डाला कि आप हमें डोनर और अमाउंट दोनों मिला के दीजिए। उसी दौर में एक खबर चली, जो एक ब्रिटिश जो जर्नल है हेल्थ का, लैंसेट, उसमें खबर छपी कि एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि हमारे कुछ मरीजों को 1 साल में मौत हो सकती है। उसको यहाँ बढ़ा चढ़ा के छापा गया, और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक बयान दे दिया समाजवादी पार्टी की ओर से कि सरकार हर व्यक्ति को फ्री में कार्डियक टेस्ट कराए, होल बॉडी चेकअप कराए। और उसी चुनाव के पहले अप्रैल 2023 में आपको याद होगा हिडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है उसकी रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई। अडानी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है क्रैश कर गया, और लेकिन वो 1 साल में पूरा रिकवर कर गया, मामला खत्म हो गया। अब वो मामला अगर अब नहीं चला तो सेबी की जो अध्यक्षा है मधु बुच, जो उनका नाम है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उनका, अब उनको टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। तो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को कैसे टारगेट करना है, इसके लिए राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। और भारत में जो कुछ भी अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है, जो अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी जा रही है। और साफ साफ मैं कहूँ तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में है, वहां ये काम हो रहा है। अब वहां आजकल एक वहां पे नई थ्योरी पे काम चल रहा है, क्रिटिकल रेस थ्योरी। अब क्रिटिकल रेस थ्योरी में हर जाति को एक रेस के रूप में बताया जा रहा है कि हर जाति एक नस्ल है। अगर मैं जाति से मैं अगर यादव हूं तो मेरी एक अलग नस्ल है, मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मेरी एक अलग नस्ल है, आप अगर पंजाबी है तो आपकी भी एक अलग नस्ल है। कैसे देश को जाति में और जाति भाषा क्षेत्र के फ्रंट लाइन में कैसे बांटा जाए। आपको याद होगा पिछले वर्ष कर्नाटक असेंबली में चुनाव था, तो अमूल ने वहां पे अपना मार्केटिंग के लिए अपना एक कैंपेन लॉन्च किया, और तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये गुजराती बनिए कर्नाटक को लूटना चाहते हैं, और जो कर्नाटक कोऑपरेटिव की जो ब्रांड है नंदिनी दूध को खत्म करना चाहते हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अमूल तो अडानी की कंपनी है, जबकि अमूल कंपनी है ही नहीं। अमूल 50 लाख किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका कोई मालिक ही नहीं है, उसका मालिक किसान है। तो ये सब ये लोग कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने, जो एमपी थे, जो 2024 का चुनाव हार गए, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र हमारा पैसा हमको नहीं दे सकता तो हमको अलग देश बना दो, कर्नाटक को अलग देश बना दिया जाए। तो राहुल गांधी के बारे में अगर मैं साफ कहूं
तो वो केवल यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट का एक टूल किट है। और ये टूल किट का शब्द 2020 में इंडियन मीडिया में बहुत तेजी से आया था। अब देश का नागरिक जान गया है टूल किट क्या होता है। अब हरियाणा का आम आदमी जानता है कि ये जॉर्ज सोरोस कौन है, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वाला कौन है, ये सब जान गया है। और ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है, इसको केवल एक ही बात से बहुत चिढ़ है कि किसी देश में अगर राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी, नेशनलिज्म की भावना मजबूत होगी, तो उससे हमारा आंदोलन कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या है, वो हमेशा यही कहते हैं सब लोग, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भी यही कहते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, दल बाद में आता है। कांग्रेस के लिए परिवार सर्वोपरि है, दल बाद में, उसके बाद राष्ट्र आता है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो ग्लोबल डीप स्टेट का जो डिजाइन है, उसको जो उसका षड्यंत्र है कि भारत की प्रगति की यात्रा को में व्यवधान डालो, इसको रोको। बांग्लादेश में जो हुआ है वो कोई इनोसेंट घटना नहीं है, उसकी तैयारी 2 साल से चल रही थी। और अगर आपको याद हो, सितंबर 2023 में जब G20 कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे स्पेशल इनवाइटी शेख हसीना वाजिद को दिल्ली में इनवाइट किया था। और उनकी जियो बिडेन से और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से लंबी मुलाकात भी हुई थी। और चाइना ने भी उनकी मदद की थी बांग्लादेश की कि वहां पे अस्थिरता ना आए। और उसके बावजूद ये हुआ। और लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो साउथ एशियन महिला मुस्लिम है, उन्होंने बाकायदे ढाका में जाके बयान दिया, रिजाइन बाय October 3 और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। 3 अक्टूबर तक आप रिजाइन कीजिए, वरना आप जो है इसके दुष्परिणाम झेलने को तैयार रहिए। एक बांग्लादेश में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बार्क यूनिवर्सिटी, BARC, उसी यूनिवर्सिटी से सारा जो है छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ। और एक जो वहां का एक जर्नलिस्ट है, शेख सलाउद्दीन, जिसकी ब्लिट्ज मैगजीन है, वो लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में उनका ट्विटर थ्रेड देख लीजिए, उन्होंने लंबी कहानी, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिखा है। और किस तरीके से खालिदा जिया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, अभी जेल में थी, अभी निकली हैं, उनके बेटे से तारिक रहमान से उनकी लंदन में मुलाकात हुई है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो केवल जो विश्व की ताकतें भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, वो ये नहीं चाहती हैं कि भारत जो है विश्व के पटल पर एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर ताकत बन के उभरे। तो राहुल गांधी आज उनका जो है एक उनका पुर्जा है, एक उनका प्यादा बन के रह गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत में आने वाले दिनों में अस्थिरता फैलाने के लिए, हिंसा करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी तैयारी इस समय चल रही है वो है वक्फ बिल को लेकर के। जमायत उलेमा हिंद पूरे देश में अभियान चला रही है कि मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह, मजार सब छीन ली जाएंगी, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। एक मौलाना ने तो मुसलमानों की सभा में पूछा, क्या आपने किसी ने वक्फ बिल पढ़ा है? तो किसी ने नहीं पढ़ा था, एक ने हाथ नहीं उठाया। तो इस समय मुसलमानों के अंदर जो है के अंदर गुस्सा और उनके अंदर भरा जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। और इसके परिणाम आपको कल 3 जगह देखने को मिले। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर टाउन में जिस तरीके से मस्जिद पे गणेश चतुर्थी जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके ऊपर पथराव हुआ। कल बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में गणेश चतुर्थी यात्रा की विसर्जन यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पथराव हुआ। कल ही फर्रुखाबाद शहर है लखनऊ से कानपुर के आगे, वहां पर भी गणेश पूजा पंडाल पर पथराव हुआ। तो ये सब जो है अनायास नहीं हो रहा है। और अगर मुसलमान इसमें आगे रहेंगे तो उनको मालूम है कि इससे सामुदायिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है, उनका तो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको तो भड़काया जा रहा है, उनका तो एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनका नुकसान ही होगा। दे विल नॉट गेन एनीथिंग इन द लॉन्ग टर्म। तो आप और सबसे बड़ी चीज जो है,
अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के करीब पहुंच गई तो ये निश्चित समझिए हरियाणा में आग लगेगी। और जिस तरीके से पंजाब के किसानों को भड़काया गया, पंजाब के किसान आज भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इस साल फरवरी 2024 से लगातार बैठे हुए हैं, 7वां महीना हो गया है वो। और उन्होंने नई मांग पैदा कर ली है कि साहब एमएसपी गारंटी दी जाए। उनको ये कोई बताए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है उस पर लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि मैं 100 रुपए अदा करने की गारंटी देता हूं। जी। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की योजना 65 से चल रही है, आज 60 साल हो गए, तो किसानों को एकाएक गारंटी क्यों चाहिए? गारंटी नहीं चाहिए। उनको एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना है, उनको विवाद का मुद्दा क्रिएट करना है, उनको टकराव का मुद्दा क्रिएट करना है, उनको सरकार को हमेशा डिफेंसिव मुद्रा में रखना है। तो हमको तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जी। हमें हर विषय संदर्भ में समझना चाहिए ये हो क्या रहा है। और अमेरिका को चाहिए कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार। और मनमोहन सिंह को तो मजाक में कही जाता है कि वो भारत के मोहम्मद यूनुस थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मनमोहन सिंह भी तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अधिकारी रहे हैं, जैसे मोहम्मद यूनुस हैं आजकल बांग्लादेश के। तो अमेरिका को इंडिया में लेम डक सरकार चाहिए, कमजोर सरकार चाहिए, जो भारत की आर्थिक प्रगति में अमेरिका की कंपनियों को बराबर की हिस्सेदारी दे, अमेरिका की कंपनियों को लूटने का अवसर दे। नरेंद्र मोदी के राज में ये लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 60 करोड़ वायल ऑफ द वैक्सीन दुनिया को फ्री सप्लाई किया, अफ्रीका को, यानी जो ग्लोबल साउथ के 100 देशों को, और बाकी देशों को बहुत ही कम कीमतों पे हमने वैक्सीन सप्लाई की। भारत के इस कदम से जो ग्लोबल डीप स्टेट की सबसे बड़ी ताकत है फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, फाइजर को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो अमेरिका ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है कि इंडिया को आगे बढ़ने से रोकना है। और इस बीच एक घटना कल हो गई, जिस तरीके से अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, अजीत डोवल साहब मॉस्को गए थे, तो उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। रूस के इतिहास में ये बहुत अभूतपूर्व घटना है कि रूस का राष्ट्रपति एक इतने छोटे अधिकारी से मिल रहा है। रूस का राष्ट्रपति कभी किसी देश के विदेश मंत्री से भी नहीं मिलता, वो केवल मिलता है राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से। लेकिन उन्होंने डोवल से मुलाकात की, और डोवल से मुलाकात के दिन, अगले दिन ही चाइना की ओर से प्रेस रिलीज जारी हो गई कि लद्दाख में गलवान वैली पे जितने भी क्लैश पॉइंट थे, 75% मुद्दों पे हमारा समाधान हो गया है, और दोनों की ओर की सेनाएं अब 4-4 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। तो इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अब भारत, चीन और रूस नजदीक आ रहे हैं। इससे अमेरिका में खलबली मचना स्वाभाविक है। इस महीने प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका, अब वहां खुल के साफ साफ बात होगी, भैया आप चाहते क्या हैं। तो राहुल गांधी के और प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के बाद अगर आपको राहुल गांधी के चेहरे पे मायूसी दिखाई पड़े, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इनका इलाज हो गया है। एक इलाज तो हो गया है कि जो लद्दाख में टकराव था उसके ऊपर समाधान आना शुरू हो गया है, 75% हो गया है। और भारत का जो अंग्रेजी मीडिया में कल ये खबर 8वें और 9वें पन्ने पे खबर छपी थी, और दिल्ली के बड़े अंग्रेजी अखबार को इस बात पे चिंता हो रही थी कि दिल्ली के 2020 के दंगे का मुख्य अभियुक्त उमर खालिद अभी जेल में है, 5वां साल हो गया, उसको इस बात पे चिंता हो रही थी। तो आप ये समझ लीजिए कौन कहाँ खड़ा है। अंग्रेजी मीडिया भी पूरा ग्लोबल डीप स्टेट के बात शामिल है। और यदि आप अनुमति दें तो मैं बता दूं, जिस तरीके से सिखों को भड़काने का प्रयास हो रहा है, इतना झूठ बोला गया कि 90% सिखों को पगड़ी और केश रखने का, कृपाण रखने का अधिकार नहीं है। हम गुरु नानक देव जी हमारे लिए भी उतने वंदनीय और उतने आदरणीय हैं जितने हमारे अन्य देवता हैं। गुरु का दर्जा ही भगवान का होता है। गुरु का शरीर की मान्यता नहीं होती। गुरु तो एक चेतना है, गुरु तो एक ऊर्जा है, गुरु तो एक आत्मा है, गुरु एक डिवाइन एनर्जी है। ये हिंदू सिखों में भी झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। 100 साल से काम चल रहा है, 100 साल से काम चल रहा है।
जी 100 जी साल से काम चल रहा है। मेरा बेटा नोएडा में रहता है और हर जी संडे को वो जो है जाता है गुरुद्वारे में। जी और अगर अगर कहीं नहीं जाएगा तो उसके बाद ग्रंथी जी का फोन आएगा, और तू आया क्यों नहीं? हम्म वही लंगर खाता है। जी जी ये मैंने कभी उससे कहा नहीं है, जी मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया। उसके कई साथी भी जाते हैं। तो जिस जी जी तरीके से हिंदू सिख और ये वही कांग्रेस है जिसने 84 में दिल्ली में, मैं तो कानपुर का तो मैं साक्षी हूँ, 3 दिन में 3,000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जला दिया गया था। और उसके बाद राजीव गांधी ने बकायदे उसको जस्टिफाई किया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो लोगों जी को इतिहास याद नहीं रहता है और फिर से आग लगाई जा रही है। और अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के मंसूबे कितने खतरनाक हैं इस देश के लिए। जी भट्ट जी, एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ। जिस तरीके से जो कुछ भी राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उसको ग्लोरीफाई किया है। बाकायदा उसने एक लेटर जारी करा और ये सब बातें, ये जो उनका ग्लोरीफाई करना है, ये भी एक तरह से देखिए ना, भारत के लिए बहुत गलत है। क्या कहते हैं आप? देखिए मैं आप देखिए मैं आपको देखिए आपको सर वो लेटर भी दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बार बता दूं। जी, 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट थी कनिष्क। उसको जी। जो है नॉर्थ अटलांटिक सी के ऊपर सिख खालिस्तानी आतंकवादियों ने, उसमें ब्लास्ट हुआ था और लगभग 300 यात्री उसमें मारे गए थे। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे 5 साल, उसके बाद नरसिम्हा राव 5 साल रहे, उसके बाद 10 साल भट्ट जी, ये की लेटर जो है, देखिए, ये जब पंजाब में इलेक्शन हुआ था ना, ये उस जी समय का है। इसमें ऊपर कुछ गुरमुखी में लिखा हुआ, मैं आपको बताती हूँ, दर्शकों को भी बताती हूँ कि हम्म, सिख, थैंक्स टू सिख फॉर जी जी जस्टिस जी फॉर सपोर्टिंग हाँ आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। देखिए, हम्म, ये इनकी सोच है। ये उस समय जब चुनाव हुआ था, जब आम आदमी पार्टी आ गई थी सत्ता में पंजाब में, और ये पंजाबी में लिखा हुआ है कि विरोधियों का आप खिलाफ बाइकाट का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। विरोधियों का आप खिलाफ बाइकाट का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। सिख फॉर जस्टिस ने ये बात साफ कर दी है, राइट? एंड अब देखिए इनका पन्नू का ये रिसेंट इन्होंने ग्लोरीफाई किया है, हम्म। जो कुछ भी राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के दौरान कहा है। तो ये पंजाब का जो पॉलिटिक्स है, उसको क्या मैनेज कर अब रहे हैं आप ये वहां बैठ समझ के? लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या आपको कोई शंका रह जाती है कि राहुल गांधी खुल के खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? एक सरदार स्वर्ण सिंह थे पंजाब के बड़े नेता, जो नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे और वो फॉरेन मिनिस्टर लंबे समय तक रहे। उनके सन इन लॉ हैं जीपीएस सिद्धू। वो यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और वो बहुत कम समय तक यूपी में रहे। बाकी उनका 30 साल का जीवन रॉ में गुजरा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में। उनकी एक किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और उनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप जी, किताब ना पढ़ें तो जीपीएस सिद्धू की के जो वीडियोस आप सुन लें, और आप उसमें पाएंगे कि किस तरीके से पिछले 40 साल से खालिस्तानियों को कनाडा में, अमेरिका में पाला पोसा गया है, और अब लंदन में और ऑस्ट्रेलिया में भी। और कैसे उनको जो जो इंडिया की जो हॉस्टाइल अमेरिकन जो वेस्टर्न पावर्स हैं, कैसे खालिस्तानियों को, सिखों को खालिस्तानी बना करके भारत के खिलाफ उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये पन्नू जो है, ये भी एक एंटी इंडियन फोर्सेस का मोहरा है। इसके पास कोई पंजाब में समर्थन नहीं है। इसके बिल्कुल भी नहीं है। इसके पक्ष में बोलने वाले 2 लोग नहीं है पंजाब में। यहाँ तक कि कनाडा में भी इसके पक्ष में बोलने वाले बहुत लोग नहीं है। सिखों का जी, बड़ा तबका जो है कनाडा में, वो जो है वो अपना काम करना चाहता है, और वो अपने अपने परिवार के लिए और अपने की प्रगति के लिए काम करना चाहता है। मैं आपको एक जी, छोटी बात और बताता हूँ। एक सिख गुरुद्वारा, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में एक थे जत्थेदार अरूर सिंह। अरूर सिंह का जो नाती है, यानी सिमरनजीत सिंह मान, जो इस समय जी। एमपी हैं, यानी हुँ, सिमरनजीत सिंह के मान के नाना अरूर सिंह 1920 में
जलियांवाला बाग कांड में कितने हिंदू और सिख मारे गए थे आपको पता है? जलियांवाला बाग कांड के बाद अमृतसर के स्वर्ण हरमंदिर साहब में अरूर सिंह ने जनरल डायर को सरोपा भेंट किया था। अब आप जानती हैं कि सरोपा भेंट करने का महत्व कितना बड़ा होता है सिख जी, धर्म में। सरोपा हर एक को तो नहीं दिया जाता ना। जी, ये तो विशेष सम्मान दिया जाता है। जी, इससे बैज ऑफ ऑनर, सम्मान की बात है। तो जी, ऐसे भी लोग मौजूद थे आज से 105 साल पहले, जो हिंदुओं सिखों के हत्यारे का सम्मान कर रहे थे अमृतसर हरमंदिर साहब के अंदर। और आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहती है कि अरूण सिंह हमारे पदाधिकारी नहीं थे। और ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। आप गूगल सर्च कर लीजिए अरूण सिंह को, आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। और उन्हीं का नाती है सिमरनजीत सिंह मान। ये आईपीएस अफसर था और ये खुल करके कहता है कि भगत सिंह, कॉमरेड भगत सिंह आतंकवादी थे। आतंकवादी जी, था बोलते हैं ये आपके ये जी, सिमरनजीत सिंह मान, और इस समय एमपी हैं वो। तो ये केवल जो ये सब जो पंजाब में और एक आदमी जो अमरप्रीत सिंह शायद उसका नाम है, जो आतंकवाद के आरोप में आसाम की जेल में बंद है, वो भी इलेक्शन जीत गया है पंजाब की एक सीट से। तो ये सब जो कुछ हो रहा है ये केवल भारत को अंदर से अस्थिर बनाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए, और भारत सरकार अपने इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियों में, झगड़ों में, दंगों में, बवाल में उलझी रहे, ये सब इसीलिए हो रहा है। ये कोई इसका कोई और लॉन्ग टर्म गेन नहीं है। और जी, राहुल गांधी इनका मोहरा बने हुए हैं। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए योगी जी को 7 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि महोबा शहर मैं तो गया हूं, बहुत छोटा शहर है, उसकी आबादी मुश्किल से होगी 80-90 हजार, एट द मोस्ट 1 लाख होगी। और वहां पे वहां कभी कोई कम्युनल टकराव का कोई कभी इतिहास ही नहीं है। और वहां पे एक है, ये आइडिया कहां से आ रहा है कि साहब जो है ये जो गणेश यात्रा पे पत्थर मारो, ये केवल ये ज्ञान बाहर से आ रहा है। और बिल्कुल एक सही कह रहे हैं सर। आजकल आजकल मस्जिदों में पत्थर बहुत इकट्ठे हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये उसी का हिस्सा है। आप देखिएगा आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं शाम को 6 बजे। सारे जी, जिलों के एसपी और रेंज के डीआईजी और जोन के आईजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, डीएम सब रहेंगे यूपी का। और इस समय हमारा त्योहारों का मौसम चल रहा है। जी, अगले महीने दशहरा है। जी, फिर अभी बस और 2 हफ्ते बाद नवरात्रि है, फिर दशहरा है, जी, और फिर दिवाली भी इसी अगले महीने के अंत में है। तो जी, बिल्कुल। ये हमारे त्योहारों के मौसम का पीक है। आप देखिएगा हर संभव प्रयास किया जाएगा यूपी में कानून व्यवस्था को माहौल को बिगाड़ने का। और इस समय बहाना है वक्फ बिल। और ये मैं केवल मौलानाओं से जो मुझे सूचना मिली है कि जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा, उस समय जैसे दिसंबर 2019 में और जनवरी 20 में मुसलमानों ने नागरिकता कानून के ऊपर सड़क पे अपनी ताकत दिखाई थी, वैसे ही स्ट्रिक्ट पावर का मुजाहरा प्रदर्शन फिर किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, ये सब मुसलमानों को केवल मोहरा बना करके कोई और ताकत करवा रही है। और वो ताकत कोई और नहीं है, वो इंडी अलायंस ही है, वो कांग्रेस ही है। जी, और अगर इनके हाथ में कहीं हरियाणा की सत्ता आ गई तो इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और ये और आग लगाएंगे। और ये कुछ छोड़ने वाले नहीं है। और अब तो जो है अमेरिका में जिस तरीके से गंदे तरीके से राहुल गांधी ने भाषा के सवाल को, क्षेत्रवाद के सवाल को और सिखों के प्रश्न के ऊपर जितना गैर जिम्मेदार उन्होंने बयान दिए हैं, जिस तरीके से मीडिया पे हमला किया गया है, वो अब उनका खेल एकदम खुल गया है। और ये सबको मालूम है कि जो जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर करने में, अस्थिर करने में और भारत में माहौल खराब करने के काम में लगा हुआ है। कल प्राइम मिनिस्टर ने हरियाणा में अपनी रैलियों में उसका खुल के जवाब दिया है राहुल जी, गांधी जी, को, कांग्रेस को। उन्होंने कल जो है कश्मीर की रैली में भी इसका जवाब दिया है। और आज भी वो झारखंड के दौरे पर हैं। और शायद हरियाणा भी उनकी आज कोई कार्यक्रम लगा है, मुझे भी जानकारी नहीं है। जी, तो जी, अब प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल लेवल पे इनका ये मोर्चा संभाला है और इसका जवाब वो देंगे।
जी। आप सर सही कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने अमेरिका का जो विजिट रहा राहुल गांधी का, उस पे पहली बार टिप्पणी की और मतलब एक टाइट स्लैप दिया। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने बीजेपी को कई मुद्दे थमा दिए, आरक्षण, चीन की तारीफ कर दी है, और आपने जिक्र किया इंडिया टुडे के जो पत्रकार हैं उनका फोन वगैरह छीन लिया। तो ये सब किस तरीके से देखते हैं आप? ये पूरी पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली आरक्षण और चीन की जो तारीफ की है सर। ये पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका से आ रही है कि जाति जाति जनगणना, सेंसस और जाति आरक्षण को बढ़ाने की बात। ये पूरा पूरा मैंने आपको बताया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो काम चल रहा है कि जाति को नस्ल में बदलो, रेस में बदलो, क्रिटिकल रेस थ्योरी पे काम हो रहा है। तो समाज को तोड़ने का, समाज में रोज नई दरार पैदा करने का, नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करने का जो जो काम है, ये अमेरिका की ताकतों की ओर से हो रहा है, लगातार हो रहा है। आज से 3 साल पहले आपको याद होगा, यूरोप और अमेरिका की 2 दर्जन यूनिवर्सिटियों ने मिलकर के एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। अरे भाई, हिंदुत्व से क्या समस्या हो रही है आपको? इस्लामी आतंकवाद पूरे दुनिया में कहर फैला रहा है। वो हर जगह ला रहा है तबाही, वो चाहे यूरोप हो, चाहे इजराइल हो या इंडिया हो, हर जगह पूरी दुनिया इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त है। उससे आपको समस्या नहीं है। आप हिंदुत्व को डिसमेंटल करना चाहते हैं, केवल क्यों? कि भारत एक इंडिपेंडेंट आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर ना पाए। ये आपके खिलाफ हो रहा है। आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब उन सो कॉल्ड फर्जी किसानों ने, खालिस्तानियों ने रिलायंस के टेलीफोन टावर को तोड़ा, अडानी के गोदाम पे अटैक किया, लेकिन उनको किसी चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की कंपनी से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उनकी सारी शिकायत अडानी और अंबानी से है। कोई इंडियन कंपनी आगे ना बढ़ जाए, देखिए अमेरिकन कंपनी इंडिया में आए, चाइना की कंपनी आए, तो उसका ये जो है हाथ खोल के स्वागत करेंगे, बाहें खोल के स्वागत करेंगे। तो इससे समझ में आ जाता है कि इनका एजेंडा क्या है। राहुल गांधी जब लंदन जाते हैं तो वहां पे एक चैटम हाउस है, वहां जरूर जाते हैं। CHATTAM, जरा आप उसको सर्च कीजिए, वहां होता क्या है। वहां हमेशा वही जाते हैं। तो ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है, ये जितने विदेशी पब्लिकेशन हैं, वो चाहे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो, CNN हो, अल जजीरा हो, लंदन का फाइनेंशियल टाइम्स हो, गार्जियन हो, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, या न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सब उसी ग्लोबल डीप स्टेट का हिस्सा है। और बहुत ही संगठित तरीके से इन सारे अखबारों में भारत के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ संगठित अभियान पिछले 10 साल से चल रहा है। और इन पर पूरा कब्जा कम्युनिस्टों का है, जिनको कहा जाता है वोक। जो 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 इटालियन कल्चर मार्क्सिस्ट था, एंटोनियो ग्राम्सी, ये उसका कॉन्सेप्ट है, और वोकिज्म है। और इस वोकिज्म का एक का पहला एजेंडा है, परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो, राष्ट्र को नष्ट करो, राष्ट्र को कमजोर बनाओ, और पूरी जनता को राष्ट्र के ऊपर निर्भर बनाओ। इनको राष्ट्रवाद के नाम के नारे से, इनको नेशनलिज्म के नारे से बहुत चिढ़ है। तो भारत में तो हमारे समाज की शक्ति हमारा परिवार है। और हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी परंपरा है, परिवार की धुरी, परिवार का न्यूक्लियस स्त्री होती है, पुरुष नहीं होता है। घर, अगर घर में स्त्री नहीं है तो वो मकान है। घर वो तभी होगा जब उसमें स्त्री होगी। ये हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, और जाति धर्म के भेद के ऊपर है। घर अगर है तो वो तभी है जब घर में गृहिणी है, और गृहिणी का अर्थ ही होता है कि पूरा घर उसका ऋणी है, उसका कर्जदार है। गृहिणी का अर्थ ये नहीं होता है कि वो घर की मालकिन है, समस्त परिवार उसका ऋणी है। ये है हमारी परंपरा। और अगर उस घर में गृहिणी नहीं है तो फिर वो मकान है 2 करोड़ रुपए का, वो एक जो है वो एक ब्रिक और मोर्टार का एक स्ट्रक्चर है, उसमें अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और बहुत ही भारत में भी परिवार को तोड़ने के लिए बहुत संगठित अभियान चल रहा है इन वोकिज्म द्वारा। आप देखती होंगी दिवाली के मौके पर एड आते हैं। लास्ट ईयर एक एड आया था
एक कंपनी है टाटा की ज्वेलरी कंपनी तनिष्क का, कि एक सुंदर सी की लड़की है और उसकी सास है जो है मुसलमान है और वो दिवाली मना रही है। तो ये सब जो है जानबूझ करके हमारी संस्थाओं के प्रति, हमारी मान्यताओं को लेकर के ये शक का बीज बोया जाता है। दुनिया में मिष्ठानों की जितनी बड़ी सूची भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इनको किनारे करके कहा जाता है चॉकलेट खाओ। हाँ, ये कहा जाता है हमारे यहाँ। जी, जी। मतलब भारत में पंजाब में की अपनी अलग एक सूची में एक उसकी विशेषताएं मिष्ठान की अलग है, यूपी की अलग है, बंगाल की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, आंध्रा की अलग है। इतनी विविधता से भरा हुआ है भारत, उस सबको किनारे करके हम चॉकलेट खा रहे हैं। यही हमको सिखाया जाता है ना। तो ये जी, सब जी। जो अभियान चल रहा है, तो और मेरा ये आपने जितने सवाल उठाए हैं, मुझे केवल मैं आपको इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का इंतजार कीजिए और देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस सर, यात्रा के बाद क्या बयान आते हैं। आपको नहीं लगता कि आरक्षण पे तो इन्होंने इंडी ब्लॉक को भी परेशानी में डाल दिया है? आरक्षण की ये बात। तो ये देखिए, राहुल गांधी को ना तो आरक्षण का इतिहास पता है, ये शुरू कैसे हुआ, और उनको ये भी नहीं पता है कि भारत में जातिगत जनगणना जो अंग्रेजों ने कराई थी, वो केवल इस समाज में नई नई तमाम तरह की दरारें, फॉल्ट लाइन पैदा करने की नीयत से ही कराई थी। 1931 में आखिरी 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 जो है जाति आधार पर जनगणना हुई थी। नेहरू जी ने उसको सख्ती से मना किया। 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2011 में 6 जनगणना हो चुकी है, कभी जाति की बात नहीं आई। और जब 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा हुई थी, उस समय राजीव गांधी लीडर अपोजिशन थे और उन्होंने लोकसभा में मंडल आयोग के खिलाफ 2.5 घंटे भाषण दिया था। और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है दिल्ली में, नीरजा चौधरी, उनकी एक जी। मशहूर किताब है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि 90-91 में कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में क्या क्या किया था। और आज राहुल जी। गांधी को ये अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है, और वो ये ऐसी बातें करते हैं, तो वो जब बोल जाते हैं तो वो हमेशा और अक्सर वो बातें जो बोलते हैं वो परस्पर विरोधी होती हैं। तो अब आप बताइए, इस देश में 38 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में सीधा गया। 12 करोड़ लोगों को जो है शौचालय मिला, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, 3.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों के खाते में जा चुका है। और राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोग जो है सिस्टम के बाहर हैं। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन है, 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। उनको राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि ये लोग सिस्टम के बाहर हैं। अरे 55 करोड़ लोगों के नए खाते खुले हैं पिछले 8 सालों में, और ये बता रहे हैं, और उनके खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में पड़ा हुआ है। और राहुल गांधी क्या बता रहे हैं कि ये लोग सिस्टम के बाहर हैं। आज के जमाने में कोई सिस्टम के बाहर क्या हो सकता है? सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास अपना पास बैंक अकाउंट है, सबके पास मोबाइल फोन है, और सबके पास सरकार का दिया हुआ कोई ना कोई एसेट है। भारत में 80 करोड़ लोगों को पिछले 2020 अप्रैल से आज 5वां साल है, फ्री फूड ग्रेन मिल रहा है, गेहूं और चावल। अब तक सरकार इसके ऊपर 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है, और ये कह रहे हैं कि 90% लोग सिस्टम के बाहर हैं। ये बात कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है। और मुझे बिल्कुल हैरानी सही कह रहे होती हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी के झूठ का मुकाबला करने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता। ज्यादा बड़ी चिंता नहीं है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। ये जी। सरकार खामोशी की ओर बैठी हुई है, ये बड़ी चिंता का विषय। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही चिंता की बात है। और अभी-अभी देखिए, एक झूठ और सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम हैं, जो अभी कुछ भी नहीं है, सारे अधिकार उनके स्नेच कर लिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं विदिन 2 डेज़ इस्तीफा देने जा रहा हूँ। देखिए क्योंकि ऐसा है, आज वो अपने पार्टी दफ्तर पे गए थे। पहली बार उन्होंने वहाँ पर अपना भाषण दिया, एड्रेस किया अपने लोगों को, और वहीं पर उन्होंने ये बात की है। एंड मुझे तो बहुत डाउट लगता है, इस्तीफा देंगे 2 दिन के अंदर-अंदर। देखिए वो इतनी बार वो इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब मुझे रिसर्च टीम जो है बनानी पड़ेगी उनके झूठों का ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए, कि मैं तो बंगला नहीं लूंगा, तो
तो बंगला बन गया 55 करोड़ का, 40 उसमें एसी लग गए, उसमें जो है 50-50 2.5 करोड़ पे खाली पर्दे लगे हैं उसमें। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपनी नीली वाली जेन कार से ही चलूंगा, गाड़ियां भी हो गई। उन्होंने जो है क्या क्या इतनी गंदी बातें सोनिया गांधी के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा था। मुख्यमंत्री बनते ही मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कराई थी। शीला दीक्षित के बारे में इन्होंने कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और कितनी गैर जिम्मेदार बातें कही थी। लेकिन शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, शीला जी के ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई उनको छूट दे रखी थी। बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन कभी घोटाले का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। छुटपुट आरोप तो लगते रहते हैं। और इन्होंने कौन सा घोटाला छोड़ा है, उसकी भी एक लंबी सूची है। लंबी सूची है। और केजरीवाल को मालूम है कि अब उनकी काट की हाड़ी अब जल चुकी है, अब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। और इसका सबसे स्पष्ट संकेत दिया है हरियाणा के कांग्रेस के नेता हुड्डा जी ने कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कोई हैसियत नहीं है और हम इससे अलायंस नहीं करेंगे। तो इन्होंने चिढ़ में आकर के सारी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और आप देख लीजिएगा, इसका मैक्सिमम असर ये होगा 2 या 4 या 6 सीटों पर ये कांग्रेस के ही 2-3 हजार वोट काट पाएगी। और मेरा जो अपना आकलन है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। और केवल ये अपना कुछ ग्राउंड को रीगेन करने के लिए और वहां चर्चा में लौटने के लिए ये इस्तीफा देने का नाटक करने जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक बात स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी पत्रावली पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये असेंबली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं बात है। तो अगर इतनी पाबंदियां हैं इनके ऊपर, तो शायद असेंबली भी ये नहीं जा सकते होंगे, ऐसे ही कुछ होगा। स्पष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। तो अब यही एक अंतिम कार्ड बचा है केजरीवाल के पास कि भैया वो इस्तीफा दे दें और कुछ न कुछ सहानुभूति जनता की वो प्राप्त दोबारा कर सके। और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। और वैसे भी चुनाव दिल्ली, अब दिल्ली में अगले वर्ष फरवरी में चुनाव है, 5 महीने का समय बचा है। कौन सा बड़ा त्याग करने जा रहे हैं अगर इस्तीफा दे भी रहे हैं तो? दाव ये खेला है कि मैं तो इस्तीफा दूंगा और मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। देखिए खेल, देखिए इनका। वो कभी नहीं बनने देगा, सिसोदिया को कभी नहीं बनने देगा। अरे अगर वो मुख्यमंत्री है तो वो मनीष सिसोदिया को मंत्री तो बना ही सकता है। वो तो उसको मंत्री बनाने को तैयार नहीं है जी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की स्टोरी इज ओवर। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। और अब ये रेस के बाहर हो चुके हैं। और कांग्रेस ने इनको इनकी औकात बता दी है कि अब आप पॉलिटिकल प्लेयर दिल्ली में नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार है, वहां भी आप विदा हो जाएंगे 2027 में। बिल्कुल सही कहा आपने कि अरविंद केजरीवाल का जो गेम है वो ओवर हो चुका है। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।